Assalamualaikum. Good morning, class. And as we have already discussed about the author of your first chapter from Flamingo book, that is the last lesson. जैसा कि हम लोग लास्ट लेसन ही पढ़ रहे हैं और लास्ट लेसन का जो अबाउट द आथर टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसको कोरिलेट करते हुए मैं बता देना चाहता हूँ कि जो है जैसे हमने शुरू में बताया था कि जो फ्रांस और जर्मनी था, फ्रांस और जर्मनी, तो इनके बीच एक वार हुआ जिसको फ्रैंको प्रशियन वार कहा जाता है। यानी कि जर्मनी इन दिस टाइम ये जर्मनी है, लेकिन उस समय ये प्रशिया था, इसमें कई स्टेट्स जो है मिले हुए थे। तो जर्मनी ने फ्रांस को डिफीट किया और इसके दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं, एक अल्सैक्स था और दूसरा लोरेन, इसको ऑक्युपाई कर लिया। इसको ऑक्युपाई कर लेता है यानी कि इसको ये अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद यहाँ पर ये अपना जो है रूल चालू कर देता है, यानी कि यहाँ पर रूल करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बैन कर दी जाती है और यहाँ पर केवल अब यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, एक एम हेमेल है, एक मिस्टर एम हेमेल है और दूसरा फ्रेंच है। तो एम हेमेल जो है वो टीचर हैं और फ्रेंच जो है वो एक स्टूडेंट है। और एम हेमेल इसी सिचुएशन में कि जो है जर्मनी ने एक रूल पास किया है कि वहां पर यानी कि जो ये अल्सैक या लोरेन जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये फ्रेंच टीचर होते हैं, यानी कि अल्सैक रीजन से बिलोंग करते हैं एम हेमेल, यहाँ पर ये टीचिंग कर रहे होते हैं और फ्रेंच जो है वहां पर एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ रहा होता है। तो फ्रेंच का एम हेमेल का ये लास्ट लेसन होता है, एम हेमेल का लास्ट लेसन होता है। तो ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में या उसके ऑनर में और यहाँ पर एक तरीके से पैट्रियोटिज्म उनके अंदर आती है कि जो है हमसे हमारी जो लैंग्वेज है वो छिन जा रही है और हमारा जो कंट्री है वो भी छिन जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो स्टोरी जो है वो फ्रेंच के स्कूल जाने से शुरू होती है। वो अपने रास्ते की जो भी वो चीजें देखता है उसको डिस्क्राइब करते हुए चलता है। एटलीस्ट वो क्लास में पहुंचता है तो वहां पर वो एकदम अमेज रहता है, क्योंकि वहां पर देखता है कि स्कूल में बैक बेंचेस जो होती हैं जो कि ऑलमोस्ट खाली रहती हैं, वहां पर जो है विलेजर्स भी आकर के बैठे हुए होते हैं। तो उसके बाद वो सरप्राइजिंगली बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करता है जब उसको पता चलता है कि ये मिस्टर हेमेल का लास्ट लेसन है और कल से जो है इस स्कूल में फ्रेंच क्लासेस नहीं चलेंगी। और फिर जो है वो एक्सप्रेस करते हुए ये कहता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने क्लास बंद किया या हमने क्लास को जो है छोड़ करके बहुत सारी मस्ती की कि हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए था। तो वो बहुत सारी फील कर रहा था। तो एटलीस्ट जो है जो चीजें उसको बहुत गड़बड़ लगती थी या बहुत ही मोनोटोनस लगती थी, कह लीजिए बहुत ही जो है अच्छी नहीं लगती थी, जैसे पढ़ने में किताबें वगैरह सब अच्छी नहीं लगती थी, उसको लेसन्स अच्छे नहीं लगते थे, या एम हेमेल खुद जो है एक टीचर के रूप में उसको अच्छे नहीं लगते, बड़े क्रूएल टीचर लगते थे उसको। लेकिन अब जब उसको पता चलता है कि अब पढ़ाई नहीं जाएगी और एम हेमेल जो है अब चले जाएंगे, तो उसको बहुत सारी फील होता है और सारी चीजों से उसको लगाव हो जाता है, वो अपना दोस्त मानने लगता है। तो नेक्स्ट जहां से हम लोगों ने छोड़ा था वहां से हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पुअर मैन, कहता है पुअर मैन, बेचारे एम हेमेल। यहाँ पर पुअर मैन जो है वो एम हेमेल को डिनोट किया गया है। तो वो कहता है पुअर मैन, कौन? फ्रेंच कहता है कि बेचारे एम हेमेल, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। कहते हैं ये जो है जो इन्होंने संडे क्लॉथ्स, ये संडे क्लॉथ मीन्स द बेस्ट क्लॉथ या द न्यूएस्ट क्लॉथ, जो किसी भी आदमी का जो सबसे अच्छा क्लॉथ होता है या सबसे अच्छे कपड़े होते हैं या फेवरेट कपड़े होते हैं जो उसको पहनना पसंद करता है हमेशा, उसको संडे क्लॉथ कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये जो अंतिम इनका जो है आखिरी जो सबक है या जो आखिरी लेसन है, आखिरी क्लास है, इसके ऑनर में इन्होंने ये अपने संडे क्लॉथ्स जो है यानी कि सबसे बेहतरीन कपड़े इन्होंने पहने हुए थे। And now I understood why the old men of villages were sitting there in the back of the room। और अब इनको पता चल जाता है कि क्यों जो है गांव के जो भी पुराने लोग हैं या विलेज के ओल्ड मैन हैं
बूढ़े लोग हैं वो बैक बेंचेस पर रूम में यानी क्लासरूम के बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए हैं। अब उसको थोड़ा सा पता चल जाता है क्यों, क्योंकि अब जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो वो उसके ऑनर में या रिस्पेक्ट में या वो सारी फील कर रहे होते हैं, तो इसलिए वहां पर आकर के बैठे हुए होते हैं। एंड इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ये कह रहे हैं इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये इसलिए था क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे थे, सैड फील कर रहे थे, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और किस लिए ये सारी फील कर रहे थे, सैड फील कर रहे थे, इनको पछतावा हो रहा था, रिपेंट कर रहे थे, किस लिए कि ये जो है स्कूल नहीं गए थे। अगर ये स्कूल गए होते तो इनको फ्रेंच लैंग्वेज आती और इनसे इसको कोई छीन नहीं पाता। एंड फिर आगे जो है ये एक्सप्रेस करता है, इट वॉज दियर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर्स फॉर दिस 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज दियर नो मोर। इट वॉज दियर वे ऑफ थिंकिंग, दियर मीन्स विलेज पीपल, यहाँ पर जो है दियर का मीन्स विलेज पीपल, ये जो विलेज यानी कि गांव के लोग हैं उनका ऐसा मानना था या ऐसा सोचना था कि जो हमारे मास्टर हैं उनका जो 40 years का फेथफुल सर्विस है, मतलब जो उन्होंने 40 साल ईमानदारी से दिए हैं इस फ्रेंच लैंग्वेज को सिखाने में या पढ़ाने में, एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट, और जो है ये तो एक रीजन हो गया कि उन्होंने 40 साल दिया अपना जो है इस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते थे एज ए टीचर, और फिर दूसरी बात थी आप शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और ये अपने देश के प्रति क्या करना चाहते थे, देश के लिए अपनी रिस्पेक्ट को, अपने ऑनर को, अपने रिगार्ड को, अपने स्टीम को जो है शो करना चाह रहे थे या रिप्रेजेंट कर रहे थे। दैट वाज दियर नो मोर, जो अब उनकी बहुत दिनों के बहुत ज्यादा सारी अब आगे इन नहीं रहने वाली थी, मतलब अब वो इनकी खुद की ना तो खुद का देश होगा ना तो खुद की लैंग्वेज होगी, मतलब आगे अब ये नहीं रहने वाला है या नहीं चलने वाला है, ज्यादा दिन तक ये सर्वाइव नहीं करेगी, चाहे फ्रेंच लैंग्वेज हो या इनका देश हो अपना। वाइल, नेक्स्ट पैराग्राफ, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सारी चीजें, मतलब फ्रेंच कह रहा है, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जब मैं इन सारी बातों को सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मेरा नाम बुलाया गया, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट मीन्स टू से या सुनाना, तो यहाँ पर जो है इसका टर्न था, मतलब फ्रेंच की बारी थी कि वो लेसन को रिप्रेजेंट करे या लेसन को सुनाए। एंड what would I not have given to be able to say that dreadful rules for the participle all through very loud and clear and without one mistake, काश ऐसा होता कि मैं, अब ये यहाँ पर कह रहा काश ऐसा होता कि मैं बिना रुके, बिना किसी गलती के जो पार्टिसिपल के ये भयानक रूल हैं, ड्रेडफुल रूल्स हैं, टेरिबल रूल्स हैं, इसको मैं पूरा का पूरा सुना देता बिना किसी मिस्टेक या बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। ये कह रहा है यहाँ पर फ्रेंड, बट आई गॉट मिक्स्ड अप, मिक्स्ड अप मीन्स कंफ्यूज्ड, मिक्स्ड अप मीन्स कंफ्यूज्ड। अब ये कह रहा है कि मैं जो है एकदम मिक्स्ड अप हो गया, मतलब पहले ही शब्द में मैं कंफ्यूज्ड हो गया, जो पार्टिसिपल मैं रिसाइट करने वाला था, पहला ही शब्द मुझको नहीं मालूम था कि वो क्या है, और मैं एकदम से कंफ्यूज्ड हो गया। एंड स्टूड देयर, और मैं वहां पर एकदम खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, एंड माई हार्ट बीटिंग, और इस माई हार्ट बीटिंग, इसका जो है हार्ट जो है वो पल्सेट कर रहा है, वो बीट कर रहा है, मतलब उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, मतलब वो थोड़ा सा स्केयर्ड है, डरा हुआ है, टेरिफाइड है, किससे, एम हेमेल से। फिर क्या देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, फिर stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। अब वो जो है उसके अंदर इतनी करेज नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतना डेयर नहीं है कि वो अपनी निगाह ऊपर करके देख सके या देखे, उसके अंदर अब वो डर गया है। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। आई हर्ड एम हैमेल से टू मी, मैंने सुना, मतलब वो ऊपर अभी नहीं देख रहा है, अब वो डरा हुआ है कि मैं तो एक भी वर्ड नहीं सुना पाया हूं, पता नहीं अब एम हेमेल मेरे साथ क्या करेंगे, तो कहता है आई हर्ड एम हेमेल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमेल ने मुझसे कहा, आई वोंट स्कूल यू लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ।
कह रहे हैं कि मैंने सुना, फ्रेंच कह रहा मैंने सुना कि एम हैमिल ने मुझसे कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम काफी ज्यादा जो है बुरा महसूस कर रहे हो। यू आर फीलिंग बैड, तुम जो है काफी बुरा फील कर रहे हो, इसलिए आज मैं तुमको नहीं डांटूंगा। सी हाउ इट इज, देखो ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कह रहा समझो, जानो, देखो ये कैसे हो गया। अब आगे वो बताता है कि ये क्यों हुआ है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, बट आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अब एवरी डे, हर दिन हम लोग अपने आप से कहते थे या कहते हैं कि आई, ब छोड़ो, जाने दो। ब इज द एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट, मतलब किसी चीज की डिसएग्रीमेंट की, या जिसको जो है आप डिसलाइकनेस कह सकते हैं, नापसंदगी की जो है एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेसिंग वर्ड है ये। जैसे अलास सारो एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है, आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पढ़े होंगे। हुर्रा है, ब्रावो है, ये सब जो है एक्सक्लेमेशन जो है वर्ड को शो करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये डिसएग्रीमेंट को शो करने वाला वर्ड है बा। तो कहता है कि छोड़ो, जाने दो। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, लोग यही कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसको अब अगले दिन लर्न कर लूंगा। जैसे हम लोग अक्सर करते हैं स्टूडेंट लाइफ में कि एग्जाम आने के समय पढ़ना शुरू करते हैं, जबकि साल भर का समय रहता है। अगर धीरे धीरे उसको पढ़ा जाए तो सारी चीजें अच्छे से याद हो जाती हैं, लेकिन हम जो है अपने काम को या अपने वर्क को कल पर टाल देते हैं। तो इसे वो बता रहा है कि हम यही करते हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो कि हम कल पर टाल देते हैं अपने काम को। तो कहता है नाउ दोस फेलो out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। कह रहे हैं कि जो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर I will learn it tomorrow and now you see where we have come out। और अब तुम देख सकते हो कि इस सब का रिजल्ट क्या है। कम आउट मीन्स रिजल्ट होता है कि या हम लोग कहां पर आकर के खड़े हो गए हैं, या हमारी कंडीशन क्या हो गई है कि हम आज गुलाम हो गए हैं और अपनी लैंग्वेज को हम नहीं पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सैक। ये जो है अल्सैक के लोगों के लिए बहुत बढ़िया, अल्सैक पूरे अल्सैक के लिए, फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि ये पूरे अल्सैक के लिए जो है ये क्या है, फ्रेंच के लिए ही नहीं है बल्कि पूरे अल्सैक के लिए क्या है, एक ट्रबल है, एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अब यहाँ पर अगले जो है दिन से जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये जो अल्सैक के लोग हैं ये अपने काम को क्या करते हैं, अगले आने वाले दिन के लिए टाल देते हैं कि आज नहीं कल करेंगे। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब दोज फेलो आउट जो कहा जा रहा है यहाँ पर, वो प्रशियन सोल्जर्स या प्रशियन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वे प्रशियन लोग जो बाहर हैं, हैव द राइट टू से टू यू, ये वो तुमसे आकर के कहेंगे हाउ इज इट, ये कैसे तुम कह सकते हो, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, मतलब ये कैसे कह सकते हो तुम फ्रेंच हो, या तुम दिखावा करते हो फ्रेंच होने का या फ्रेंचमैन होने का। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो तुम अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो और ना ही अपनी लैंग्वेज को तुम लिख सकते हो। तो कैसे कह सकते हो कि तुम जो है फ्रेंचमैन हो या तुम एक फ्रेंच रीजन से बिलोंग करते हो। ये इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदी ना बोल पाए तो उसके लिए एक शर्म की बात होगी, तो आदमी कहेगा कि तुम हिंदुस्तानी हो लेकिन तुमको हिंदी नहीं आती है। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि जो आउटर लोग हैं यानी कि आउटसाइडर हैं या जो जर्मन लोग हैं, प्रशियन लोग हैं, वो तुमसे यही सवाल करेंगे कि तुम फ्रेंच के हो, कहते हो कि तुम फ्रेंच के हो, दिखावा करते हो, लेकिन ना तो फ्रेंच बोल पाते हो ना तो लिख पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंच। तुम्हारी ही, यहाँ पर वर्स्ट मीन्स तुम्हारी ही गलती नहीं है अकेले की मिस्टर फ्रेंच, या तुम ही सबसे ज्यादा बेकार नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवरसेल्फ विद। यहाँ पर जो है रिप्रोच मीन्स होता है ब्लेम, ब्लेम मीन्स होता है कमी, यानी कि यहाँ पर जो है हम सभी की बहुत बड़ी कमी है, हम सारे लोगों की कमी है या पूरे अल्सैक के लोगों की कमी है। We have all great deal of reproach. Reproach means rebuke, stigma या जो है blot कह सकते हैं, blame कह सकते हैं, और एक वर्ड responsibility भी यहाँ पर कही जा सकती है।
तो आप कह सकते हैं वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच, हम इन सब के जो है भागीदार हैं या हम सब लोगों की भी गलती है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, और तुम्हारे पेरेंट्स भी जो है बहुत ज्यादा वरीड नहीं होते हैं तुम्हारी पढ़ाई को लेकर के या तुमको पढ़ाने को लेकर के। They prefer to put you to work on farm or at the mills so as to have a little more money, और वे जो है पढ़ाने की बजाय तुम लोगों को या तो वो फार्म में खेतों में काम कराना चाहते हैं या किसी मिल में लगा देना चाहते हैं ताकि वो थोड़ा सा और ज्यादा पैसा बना सके या कमा सके। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे लेसन्स को पढ़ने या पढ़ाने की बजाय मैंने अपने फूलों में पानी देने के लिए तुम लोगों को नहीं भेजा? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? क्या मैंने तुम लोगों को जो है यहाँ छूट गया थोड़ा सा। एंड आई, और मैं भी जो है क्या हूं, इसका गुनहगार हूं या इसमें मेरी भी कमी है। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी जो है गुनहगार हूं। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हारे लेसन को पढ़ाने की बजाय मैंने तुमको अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? एंड When I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब मेरा मन होता था फिशिंग करने का या मछली पकड़ने का, तो क्या मैंने तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे दी थी? इसमें फ्रेंच कहता है तुम लोगों की ही गलती नहीं है बल्कि मेरी भी गलती है, मैंने तुम लोगों को पढ़ाने की बजाय बहुत सारे बार जो है छुट्टियां दे दी थी। जब मुझको आप लोगों को अपने फूलों में पानी देने के लिए आपको भेज दिया गया, और जब मेरा मन होता था मछली पकड़ने का तब भी मैं आपको छुट्टी दे देता। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास। Assalamu alaikum, good morning class, and today we are going to discuss the remaining part of your textbook, which is the last lesson, chapter first, the last lesson, and written by Alphonse Daudet। ये लास्ट लेसन और जिसको किसने लिखा है? अल्फोंस डॉरेट। और हमने अबाउट द पोएट, ये फ्रेंच, अबाउट द राइटर, ये फ्रेंच राइटर हैं, ये सारी चीज़ें इनके बारे में हमने पढ़ा, इनकी बर्थ कब हुई, डेथ कब हुई, बहुत सारी चीज़ें अबाउट द पोएट के बारे में पढ़ा। और लास्ट लेसन जो आपका चैप्टर है इसकी स्टोरी के बारे में भी पढ़ा। ये फ्रैंको प्रशियन वार के पीरियड का जो है स्टोरी है। इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक फ्रेंच है, मतलब मेन कैरेक्टर में दो ही कैरेक्टर देखे जा रहे हैं यहाँ पर, एक फ्रेंच है और दूसरा एम हैमेल है, एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। यहाँ पर जो फ्रेंच है वही इस स्टोरी को नरेट कर रहा है और वो जो है स्कूल जा रहा होता है। फ्रैंको प्रशियन वार का पीरियड होता है, इसमें फ्रांस को जो है प्रशिया ने डिफीट कर दिया होता है और यहाँ पर उसने आर्डर पास कर दिया होता है, एक आर्डर पास करता है। और इसमें ये होता है कि यहाँ की, और जब ये फ्रैंको प्रशियन वार होता है तो इसमें प्रशिया ने जो है फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट को ऑक्युपाई कर लिया था, जिसका नाम जो है अल्सैक और लोरेन था। तो वहाँ पर इन्होंने एक आर्डर जो है पास किया था कि यहाँ पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी और केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो जब ऐसी सिचुएशन में अभी फ्रेंच जो है वो बच्चा है तो उसको इतना नॉलेज नहीं है, वो जान नहीं पाता है क्या हुआ है क्या नहीं। वो जानता है कि हाँ लड़ाई हो रही है, क्योंकि वो बुलेटिन बोर्ड से जो है जो भी न्यूज़ मिलती थी वो न्यूज़ मिलती थी तो उससे वो पता उसको चलता था कि जो भी बैड न्यूज़ हैं। लेकिन जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसको एक ब्लैक स्मिथ मिलता है, बताता तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम आराम से जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, और वो उसके बाद जब स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पर देखता है कि क्लास में तो विलेजर्स भी बैठे हुए हैं। और फिर जब एम हैमेल कहते हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन है, उसके बाद वो रीज़न बताते हैं कि जो है आज के बाद आप लोगों को फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही जो है सैड बात है। तो सारे लोग सारी फील कर रहे थे, बहुत ही सैड सिचुएशन था। और फिर जो है वहाँ पर जो गांव के लोग थे वो भी बहुत सारी फील कर रहे थे। और फिर जो है एम हैमेल ये बताते हैं कि इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, कि इसके लिए हम बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपने काम को जो है आने वाले दिन पर टाल देते हैं कि आज चलो बहुत समय है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जैसे हम लोग अक्सर करते हैं
कि अभी नहीं पढ़ते हैं, चलो अभी बहुत साल भर बचा हुआ है, जब एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे। जब एग्जाम आता है तो पता चलता है कि हमारे पास समय ही नहीं है कि हम इस सारी चीज़ों को पढ़ सकें या डिस्कस कर सकें। तो वैसे हम लोग अपने काम को कल पर टाल देते हैं, तो इसके लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो जो है तुम लोगों को फॉर्म पर भेज देते हैं, यानी कि खेतों में भेज देते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, या जो है बहुत सारे कामों में या मिल्स में भेज देते हैं ताकि वो कुछ पैसा कमा सकें। और एटलीस्ट ये एमएमएल ये भी बताते हैं कि मैं भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इस बात के लिए जितना कि आपके पेरेंट्स हैं, आप लोग हैं, क्योंकि मैं भी कभी कभी जो है क्या करता हूँ, आप लोगों को पढ़ाने की बजाय मैं भेज देता हूँ अपने गार्डन में वाटरिंग के लिए, कि प्लांट्स को वाटरिंग के लिए। और फिर आगे बताते हैं कि जो है मैं कभी कभी आप लोगों को छुट्टी भी दे देता हूं जब मेरा मूड होता है फिशिंग करने का। तो वो सब लोग जो है वो सारी कमियां बताते हैं कि आज हम लोग जो इस मुकाम पर या इस रास्ते पर आकर के खड़े हो गए हैं, या जो रिजल्ट आज हमारे सामने है कि आज जर्मनी ने हमारे इस दोनों डिस्ट्रिक्ट को ऑक्युपाई कर लिया है और यहाँ पर अब जर्मन रूल्स चलेंगे, हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमारी अपनी भाषा नहीं होगी। तो ये सारी बातें ये यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। Then from one thing to another, MML went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि एम हैमेल हैं, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक बात से दूसरी बात किए जा रहे होते हैं, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कि अब हमारी लैंग्वेज मतलब अब नहीं रहेगी, अब हमको आज के बाद हमको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने को नहीं मिलेगा, और वो बहुत सारी फील कर रहे थे। तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक से दूसरी बातें किए जा रहे थे, और फिर वो ये कह रहे थे कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है इस पूरी दुनिया में, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में ये बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट मतलब अंडरस्टैंडेबल, द क्लियरेस्ट मीन्स अंडरस्टैंडेबल, मतलब ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाली लैंग्वेज है। द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल मीन्स होता है रैशनल, तार्किक, बहुत ही जो है ये ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है या रैशनल लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गॉड इट एमंग अस, जिसको हमको अपने अंदर इसको क्या करना होगा, गॉड मतलब सुरक्षित कर लेना है, या उसको जो है प्रोटेक्ट करना है, अपने आप में प्रोटेक्ट करना है, हमको इसको याद रखना है, अपनी लैंग्वेज को हमको इसको भुलाना नहीं है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको हमें कभी नहीं भूलना है। ये कह रहे हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही खूबसूरत समझ में आने वाली लैंग्वेज है, और ये एक लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमको इसको गार्ड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको सेव करना चाहिए और अपने अंदर, और इसको कभी भूलना नहीं है। बिकॉज वेन अ पीपल आर इनस्लेव्ड, क्योंकि जब किसी आदमी को या किसी भी व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, और जब तक वो अपनी भाषा से, अपनी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ होता है, तो क्या होता है, इट इज एज इफ, ये वैसे ही है जैसे कि दे हैड द की टू दियर प्रिजन, उनके पास अपने ही जेल की क्या है, जिस कैद में वो है उसकी चाबी हो। यही जो है इस लेसन का मेन मैसेज है कि आदमी जो अगर अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता है तो अपनी भाषा, अपने कल्चर को जो है उसको अडॉप्ट करके रखना चाहिए, उसको सेव करके रखना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए अपने अंदर उसको। जैसे हमारा धर्म इस्लाम है, तो या जिसका जो भी रिलीजन है, अगर उसके जो भी कल्चर है या ट्रेडिशंस हैं, तो उसको अगर आप नहीं अपने अंदर रखेंगे या अपने आप में नहीं उसको ढालेंगे, तो आप जो है सारी चीजों को भूलते जाएंगे। जैसे आज के डेट में जो है काफी चीजों से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, अपने कल्चर से, अपने मजहब से। तो वही सारी चीजें इसमें बताई जा रही है कि मतलब अगर आपको किसी ने गुलाम बना लिया और आप अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को अगर आप पकड़े हुए हैं मजबूती से, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास आपके ही प्रिजन की या आपके जेल की चाबी है, आपके कैद की चाबी है, कैद खाने की चाबी है। देन ही ओपेंड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, उसके बाद उन्होंने क्या किया
कि एक ग्रामर की बुक उन्होंने खोली और हम लोगों को उन्होंने पढ़ के सुनाया। एंड आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं इस बात से बहुत शॉक्ड था कि कैसे जो है मुझको ये सारी चीजें समझ में आ रही थी, बहुत ज्यादा समझ में आ रही थी। मतलब कि पहले तो इसको कोई भी चीज समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज इस सिचुएशन में उसको वो ये मतलब देख करके शॉक्ड है कि सारी चीजें जो एम हैमेल उसको पढ़ा रहे हैं या जो भी वो बोल रहे हैं वो सारी चीजें उसको मेमोराइज हो जा रही हैं या उसको याद हो जा रही हैं, समझ में आ रही हैं। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी सो इजी, और क्या कह रहा है कि जो भी चीजें वो पढ़ा रहे थे वो बहुत ही आसान थी, बहुत ही आसान थी, वो बहुत ही अच्छे से मुझको समझ में आ रही थी। अब ये कह रहा है आई थिंक, मतलब वो पढ़ा तो वैसे ही रहे जैसे पढ़ाते थे, लेकिन कह रहा है आई थिंक टू, मैं भी ये सोच रहा था कि दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने इनकी बातों को पहले कभी भी जो है इतनी केयरफुली, इतनी अटेंटिवली, इतना जो है ध्यान से कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और मुझको ये भी लग रहा था कि इन्होंने कभी भी इतने पेशेंस के साथ, इतनी सेरेनिटी के साथ, इतनी जो है कामनेस के साथ, इतने अच्छे से इन्होंने कभी इस लेसन को प्रेजेंट नहीं किया था या इन्होंने लेसन को नहीं पढ़ाया था। अभी इसको ऐसा, क्योंकि जैसे आपका एग्जाम जब आ जाता है तो आपको सारी चीजें, मतलब जो चीजें याद करने में काफी टाइम लगता है वो जल्दी से याद हो जाता है, क्योंकि आपके पास प्रेशर होता है या डर होता है। तो यहाँ पर वही फ्रेंच के साथ भी हो रहा है। वो कह रहा है कि आज जो एमएल है, जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो मुझको बहुत आसानी से याद हो जा रहा है, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि शायद मैं आज बहुत केयरफुल्ली जो है पढ़ा रहा हूँ या लेसन को सुन रहा हूँ, और एमएल बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke. और ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फिर फ्रेंच कहता है कि ऐसा लग रहा था लगभग एज इफ द पुअर मैन एम हैमेल, बेचारे एम हैमेल जो हैं वो हम लोगों को सारी चीजें दे देना चाहते हैं अपने जाने से पहले। मतलब अब वो वहां से जाएंगे क्योंकि स्कूल बंद हो जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं और फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी, तो वो कह रहा है कि एम हैमेल अपने यहाँ से जाने से पहले वो एक ही बार में हमारे दिमाग में सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि भर देना चाहते हैं एक ही बार में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन एम हैमेल कोशिश कर रहे थे, तो उसको देख करके वो बता रहा है कि एक ही स्ट्रोक में एट वंस जो है सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि वो हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हैं, सारी फ्रेंच की जो नॉलेज है वो हमारे दिमाग में एक बार में ही डाल देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर, और जब ग्रामर का लेसन उन्होंने सुना दिया या पढ़ा दिया, उसके बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारे पास एक राइटिंग का लेसन, या उन्होंने हमको एक राइटिंग का लेसन दिया, लिखने के लिए दिया। That day, M. Hamel had new copies for us, written in beautiful round hand, France, Alsace, friend Alsace. और फिर कहते हैं उस दिन एम हैमेल के पास जो है न्यू कॉपीज थी, यानी कि उन्होंने नई नई कॉपीज जो है, यानी कि नए जो है पेपर्स जिस पर उनको लिखना था उसको वो ले आए हुए थे, यानी कि वो लिखने के लिए देने के लिए उन्होंने नई नई कॉपीज लाई थी हमारे लिए। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, राउंड हैंड मीन्स जैसे फ्रेंच में राउंड हैंड को जैसे इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग होती है, वैसे फ्रेंच में वो राउंड हैंड होता है, कर्सिव राइटिंग को ही यहाँ पर राउंड हैंड कहा गया है। और राउंड हैंड में यानी कि कर्सिव राइटिंग में उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सैस, फ्रांस अल्सैस, मतलब उन दोनों अल्सैस जो वहां का रीजन था वो और कंट्री का नेम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट नेम और फ्रांस जो उनका कंट्री था उसके ऊपर वो रिटन था, यानी कि मेंशन था। They looked like little flags floating everywhere in the school rooms, hung from the rod at the top of our desks. इसमें कह रहे हैं कि वो ऐसे लग रहा था जैसे कि जो है वो छोटे छोटे जो है फ्रांस के झंडे हों और वो चारों तरफ क्या कर रहे हों, लहरा रहे थे, फ्लोट कर रहे थे पूरे कमरे में जो है, एवरीवेयर, हर तरफ जो है वो फ्लोटिंग कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि हमारे डेस्क के टॉप पर भी ये क्या है, लटक रहे हैं या लहरा रहे हैं या फहरा रहे हैं। You ought to have seen how everyone set to work, और आपको देखना चाहिए कि कैसे, या देखना चाहिए था कि कैसे सब लोग अपने कामों में लग गए थे। Set to work means engaged in their work,
मतलब वो कैसे अपने कामों में लग गए थे, यानी कि अपना काम कैसे शुरू कर दिया था उन्होंने। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वो ऐसे कामों में लगे हुए थे, यानी कि लिखने में इतने जो है वो मतलब बिजी हो गए थे कि कहीं पर कोई शोर नहीं हो रहा था, चारों तरफ एकदम कामनेस थी, क्वाइट मतलब साइलेंट था या साइलेंस थी, कहीं से भी कोई शोर नहीं हो रहा था। द ओनली साउंड, और अगर कोई आवाज थी तो क्या थी, वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। स्क्रैचिंग मीन्स पेन के चलने की आवाज ही जो है, पेपर पर पेन के चलने की आवाज आ रही थी और कोई आवाज नहीं आ रही थी। जैसा कि आप लोगों ने एग्जामिनेशन हॉल में फील किया होगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब बहुत ज्यादा कामनेस होती है, साइलेंस होती है, तो पेन की जो आवाज होती है वही सुनाई देती है। तो वैसे यहाँ भी है, सब लोग बहुत सीरियस हैं, ग्रेव है, सॉरी फील कर रहे हैं और बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये लोग राइट कर रहे हैं, चाहे आए या ना आए, लेकिन ये शुरू कर दिए हैं। और सिर्फ राइट मतलब पेन के राइटिंग की जो है साउंड सुनाई दे रही थी और कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कभी एक बार तो कुछ जो है ये बीटल्स जो होते हैं विंग्ड इंसेक्ट्स होते हैं, पंखों वाले जो है इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे चींटियों के पंख हो जाएं या छोटे छोटे मच्छर हैं, मक्खियां हैं, तो इनको बीटल्स कहा जाता है। तो कह रहे हैं एक बार तो कुछ बीटल्स जो है उस कमरे में आई, लेकिन बट nobody paid attention to them, लेकिन किसी ने भी कोई अटेंशन यानी कि उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। वो लोग जो है एकदम अपनी राइटिंग में बिजी थे। जैसे कमरे में भी कुछ आ जाता है, आप लोग पढ़ते रहते हैं तो आपका ध्यान उधर चला जाता है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हो रहा होता है तो आपका ध्यान कहीं नहीं जाता, आप लिखते रहते हैं। अगर आपको आ रहा है तो, या आपके ऊपर प्रेशर है कि हम फेल हो जाएंगे, तब आपको कुछ नहीं दिखता है, केवल और केवल आप राइटिंग करते हैं, चाहे कोई आए चाहे जाए, कोई मतलब नहीं। तो वैसे ये कह रहे हैं कि हम कुछ बीटल्स आई या विंग इंसेक्ट्स आए, लेकिन हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, ना तो उन लिटलेस्ट वन यहाँ पर छोटे छोटे कबूतर के बारे में कहा गया, यानी कि जो डॉग पक्षी होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे कहा गया। ना ही हम उन छोटे पक्षियों के बारे में हम लोगों ने या उनको देखा जो क्या थे, who worked right on tracing deer fish hook, और जो अपने यहाँ वर्क राइट ऑन यानी कि वो बिजी थे क्या करने में, अपने पंजों को, यहाँ पर जो फिश हुक दिया गया है इसका मीनिंग ये है कि वो अपने पंजों को उस पर स्क्रैच कर रहे थे या रगड़ रहे थे, तो उससे जो आवाज आ रही थी उस पर भी हम लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट जो है लाइन में आप चलते हैं, इसमें तो इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स हो गई, उस पर वो कोई उसके स्क्रैचिंग की आवाज है उस पर भी वो कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब वो अपने राइटिंग में इंगेज थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भी क्या हो, फ्रेंच ही हो, मतलब वो भी क्या हो, फ्रेंच हो। दैट वाज, वो सारी चीजें भी क्या है, फ्रेंच ही हैं, क्योंकि अब उसको सुनने को नहीं मिलेगा। तो ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत के ऊपर वहां पर पिजन्स थे, जैसा कि अभी ऊपर पढ़ ही चुके हैं, वो स्क्रैच कर रहे थे उसकी आवाज, तो वो जो है बहुत ही स्लोली जो है बहुत धीरे धीरे कूइंग कर रहे थे या वो आवाज निकाल रहे थे, साउंड क्रिएट कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा या खुद में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, विल दे मेक देम। यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी बताया कि वो सारी चीजें भी ऐसा लग रहा था कि फ्रेंच ही हैं, तो वो कह रहा है कि जो जर्मन या प्रशियन जो पीपल हैं या सोल्जर्स हैं, क्या वे इनको जो है जर्मन लैंग्वेज में गाना गाने के लिए मजबूर कर सकते हैं या उनसे जर्मन बुलवा सकते हैं। इवन द पिजन, किससे, पिजन से भी, क्या वो पिजन से भी जर्मन लैंग्वेज बुलवा सकते हैं, या मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पिजन है उनकी अपनी एक नेचुरल लैंग्वेज होती है, उनको कितना भी उनको बंद करके रखा जाए या पिंजड़े में रखा जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी साउंड वही क्रिएट करते हैं जो उनकी नेचुरल साउंड होती है। तो वही एमएमएल यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने जो लैंग्वेज उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसी पर ये जो फ्रेंच है उसी बारे में सोच रहा है कि क्या जो है, जैसे हम लोग हैं तो हमको जब अगर डोमिनेट किया जाएगा तो बहुत सारे लोग होते हैं अपनी लैंग्वेज भूल जाते हैं, कल्चर भूल जाते हैं, लेकिन वही कह रहा है कि क्या ये जो पिजन्स हैं क्या इनको भी जर्मन लैंग्वेज बुलवाया जा सकता है। Whenever I looked up,
नेक्स्ट पैराग्राफ में, whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. ये कह रहे हैं whenever, जब कभी भी मैं जो है लिखते लिखते ऊपर की तरफ देखता था तो मैं एम हैमेल को पाता था कि वो एकदम स्टिल, साइलेंट जो है, मोशनलेस, विदाउट एनी मोशन जो है मूवमेंट, वो अपनी चेयर में बैठे हुए होते हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, उसके बाद वो कमरे की किसी एक चीज को घूर रहे होते हैं, स्टेयर कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। एंड देन अनदर, उसके बाद एक चीज के बाद वो दूसरी चीज को घूर रहा था, मतलब एक दूसरी चीज को वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि वो ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिमाग में सारी चीजों को स्टोर कर लेना चाहते हैं, फिक्स कर लेना चाहते हैं, सिक्योर कर लेना चाहते हैं कि उस छोटे से रूम में जो कुछ भी उनको दिखाई दे रहा था। फैंसी, ये इमेजिनेशन की बात थी, इमेजिनरी बात थी। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि वो, थैंक यू क्लास, वी विल मीट अगेन विद द सेम चैप्टर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर इंग्लिश क्लास एंड एज यू हैव ऑलरेडी knew that we were discussing about the first chapter from your Flamingo book, that is the last lesson, which is written by Alphonse Daudet. और जो किसने लिखा था? अल्फोंस डाउडेट ने। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है फ्लेमिंगो बुक की जो है फर्स्ट चैप्टर को जो है यहाँ पर हम रिसाइट कर रहे थे या रीड कर रहे थे या पढ़ा रहे थे या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और जिसका नेम क्या था? लास्ट लेसन। और इसके जो राइटर हैं वो अल्फोंस डाउडेट हैं। तो आज हम लोग स्टोरी को तो समझ ही चुके हैं, हर वीडियो में हमने स्टोरी को कोरिलेट किया है, तो यहाँ पर हम वहीं से कोरिलेट करते हैं जहाँ से हमने स्टोरी को छोड़ा था। तो यहाँ पर जो एम हैमेल हैं वो पूरी क्लास को पहले तो वो रिसाइट करते हैं, रीड करते हैं, ग्रामर की क्लास लेते हैं, उसके बाद वो एक राइटिंग लेसन भी लोगों को देते हैं, और फिर वो एक पेपर देते हैं जिसपे अल्सैक और फ्रांस लिखा हुआ होता है, और वो उसको जो है कंपेयर्ड किया गया है फ्रेंच फ्लैग से, यानी कि जैसे उन लोगों को लग रहा था कि पूरे कमरे में छोटे छोटे फ्रेंच कंट्री के जो है फ्लैग फ्लोट कर रहे हों, इधर उधर उड़ रहे हों। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये राइटिंग जो है लेसन दे दिए हैं क्लास को, और वो लोग कर रहे होते हैं, जिसमें केवल और केवल पेन की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें बताया गया कि पिजन्स को भी बताया गया कि वो भी फ्रेंच हैं क्या, जो प्रशियन सोल्जर्स हैं, प्रशियन जो है गवर्नमेंट है, क्या पिजन को भी अपनी लैंग्वेज सिखा पाएंगे कि नहीं सिखा पाएंगे। मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि जो चीज़ें नेचुरल हैं वो नेचुरल ही रहेंगी, उनको बदला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर ये मैसेज ये भी है एम हैमेल का भी, वो भी यही कहना चाहते हैं कि हमको जो है अपनी लैंग्वेज के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट की एक की है, चाबी है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो यहाँ पर जो है एम हैमेल जो है उस छोटे से कमरे की जो चीजें हैं, एक चीज से दूसरी चीज को देख रहे होते हैं, बहुत ध्यान से जो है उसको गेज कर रहे होते हैं, और एम हैमेल बहुत एकदम मोशनलेस बैठे हुए हैं, एकदम जैसे स्टेच्यू की तरह बैठे हुए हैं, और सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और उन चीजों को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि वो अपने दिमाग में इन सारी चीजों को क्या कर लेना चाहते हो? सिक्योर कर लेना चाहते हो या स्टोर कर लेना चाहते हो। Fancy, for 40 years he had been there in the same place. ये तो किसी कल्पना से कम नहीं है। Fancy means इमेजिनेशन से कम नहीं है, कल्पना से कम नहीं है, कि for 40 years he had been there in the same place, कि उन्होंने अपना 40 साल जो है एक ही जगह पर दे दिया या एक ही जगह पर स्पेंड कर दिया। मतलब उस अल्सैक के स्कूल में उन्होंने ये पूरा समय अपना दे दिया। With his garden outside the window,
और उस जगह पर जो उनकी क्लास है उसके बाहर एक विंडो के बाहर एक जो है गार्डन है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो उनकी क्लास है उनके सामने वो उस सारी चीजों को एंड जस्ट लाइक दैट, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जस्ट लाइक दैट ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो है वो जगह है जहां पर अल-सैक की जो जगह है जहां पर उनका क्लासरूम है, उसके बाहर छोटा सा गार्डन है, और जो क्लास में बैठे हुए वो क्लास भी, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर उन्होंने अपना 40 साल दे दिया है, यानी कि अपना उस जगह पर अपना 40 साल स्पेंड कर दिया है। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, मतलब जो फ्रेंच है, जो नरेटर है, वो बताना चाह रहा है कि ये जो है इमोशनली जो है उन चीजों से वो जुड़ा हुआ था, एकदम से जुड़ गया था, क्योंकि 40 साल का जो ड्यूरेशन होता है वो कम नहीं होता है। तो आप कहीं भी अभी 1 साल रह लीजिए तो उस जगह से आपको लगाव हो जाता है, और अगर आपको किसी रीजन से छोड़ के जाना हुआ तो बड़ी तकलीफ होती है। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पर साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी को, कि वो ये शो कर रहा है कि कैसे वो कनेक्ट हो चुका है इमोशनली उस जगह से, और वो चाहता है कि वो सारी यादें जो है अपने माइंड में स्टोर कर ले। नेक्स्ट, Only the desk and benches had been worn smooth. Worn means होता है एक तरीके से घिसना या पुराना हो जाना। तो वो यहाँ पर केवल और केवल डेस्क और बेंचेस थी जो क्या हो चुकी थी, घिस करके एकदम स्मूथ हो चुकी थी, मतलब वो एक ओवर यूज की वजह से वो स्मूथ हो चुकी थी। स्मूथ मीन्स एकदम चिकना हो चुका था। जैसे कि बेंचेज होती हैं, पहले मान लीजिए रफ हो, लेकिन उस पर पढ़ते पढ़ते वो घिसते घिसते स्मूथ हो जाती हैं। आप लोग इसको बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप लोग बेंचेज यूज करते हैं पढ़ने के लिए। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर एंड द होप पॉइंट दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और ये कह रहे हैं जो वॉलनट ट्री है गार्डन में वो भी अब क्या हो चुका है, काफी बड़ा हो चुका है। एंड द होप पॉइंट एक जो है प्लांट होता है, और कह सकते हैं एक ऐसा प्लांट होता है जो ट्वेन करके जो है यानी कि क्वाइल बना करके ऊपर चढ़ता है, यानी कि जिसको कहते हैं एक लता वाला जो है पेड़, जो क्या कहते हैं ऊपर चढ़ता है क्वाइल बनाते हुए, या किसी के सहारे, दीवार के सहारे या किसी चीज के सहारे जो है ऊपर चढ़ते हैं, उसको वाइन कहते हैं। तो ये होप पॉइंट एक प्लांट है। वो कह रहे हैं कि जो होप पॉइंट प्लांट है जिसको उन्होंने खुद लगाया था, जिसको उन्होंने खुद प्लांट किया था, ट्वाइंड अबाउट जो क्वाइल करते हुए या ट्विस्ट करते हुए क्या हो चुका है, टू द विंडो टू द रूफ। वो कहां तक पहुंच गया है, विंडो पर पहुंच गया है, यानी कि विंडो तक पहुंच गया है, और वहां से होते हुए वो छत तक भी पहुंच चुका है। एंड मतलब ये होप पॉइंट के बारे में बता रहे हैं कि सारी चीजें बता रहे हैं क्या क्या चीजें चेंज भी हुई हैं। तो उसमें होप पॉइंट है, वो पहले छोटा सा प्लांट था लेकिन आज वो छत तक पहुंच गया है। और जो वॉलनट ट्री था, वॉलनट मीन्स अखरोट का जो पेड़ था, वो भी काफी बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट लाइन, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। अब ये कह रहे हैं हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सारी चीजों को छोड़ते हुए उनका दिल कितना दुखी हुआ होगा, या उनका दिल कितना टूट चुका होगा। कह रहे हैं कि टू हियर हिज सिस्टर, और क्या सुन करके, कि वो अपने सिस्टर की मूविंग की आवाज, जो जिस रूम में वो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर उनका लॉजिंग रहा होगा, तो वो कह रहे हैं कि छत के ऊपर जहां पर वो पढ़ा रहे होते हैं अपने सिस्टर के चलने की या मूवमेंट की जो आवाज सुनते हैं, कि वो क्या कर रही हैं, पैकिंग डियर ट्रंक्स, वो अपने जो है ट्रंक्स में सूटकेस होता है या चेस्ट पेटी, बड़ी वाली बक्सा जो कह सकते हैं, बक्से को जो है वो पैकिंग कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्योंकि उनको वहां से जाना था। ये सारी चीजें जो है देख करके या सुन करके उनको कितना दुख हुआ होगा, उनके दिल को कितना ठेस पहुंचा होगा। फॉर क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अब उनको क्या करना था, दूसरे दिन जो है अपने कंट्री को या उस प्लेस को छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन अंत समय तक आखिरी लेसन यानी कि सारे लेसन्स को देखने या सुनने का साहस उनके अंदर था। मतलब वो अंत समय तक जो भी समय उनके पास था वो पूरा का पूरा वो यूटिलाइज करना चाहते थे, सारे लेसन्स को वो सुनना चाहते थे या वो सुनाना चाहते थे। नेक्स्ट है आफ्टर द राइटिंग,
मतलब जो लिखने का उनका वर्क था लोगों का, उसके बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमको एक हिस्ट्री में भी लेसन दिया गया। मतलब पहले तो इनको एक ग्रामर रीड कराई गई, लैंग्वेज के बारे में बताया गया, उसके बाद इनको एक राइटिंग सेशन चला, यानी कि उसमें राइटिंग कराई गई, लिखवाया गया, उसके बाद फिर इनको हिस्ट्री के बारे में एक लेसन दिया गया। एंड देन द बेबी चेंटेड दियर बा बे बी बो ब्यू बू। तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो एक साथ जब रिसाइट करते हैं कोई चीज, जैसे बच्चों को अल्फाबेट सिखाया जाता है LKG UKG में, तो वो जब टीचर पढ़ता है तो साथ में वो रिसाइट करते हैं। तो उसी तरीके से सारे बच्चे जो है यहाँ पर, चेंटेड मीन्स होता है इन कोरस, रिपीटेड इन कोरस, वो बच्चे एक साथ जो है क्या कर रहे होते हैं। उसके बाद जब ये हिस्ट्री का लेसन होता है, उसके बाद बच्चे एक साथ मिल करके वो रिसाइट करते हैं। क्या रिसाइट करते हैं? बा बे बी बो बू, ये वर्ड्स हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ होगा, तो वो जो है इसको रिसाइट करते हैं। एंड डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर had put on his spectacle and holding his primer in both hand spelled the letters with them। और फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हाउसर है, जो वहां पर बैठा हुआ है, वो अपनी प्राइमर बुक के साथ, तो उसने अपने स्पेक्टेकल को रख दिया, यहाँ पुट ऑन केप्ट मतलब रखा, केप्ट पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल उसने रखा, एंड होल्डिंग द प्रीमियर बुक। प्राइमर जो है, प्राइमर एक बेसिक जो है लैंग्वेज की बुक होती है जिसमें अल्फाबेट होते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड, फोनेटिक्स से रिलेटेड जो है उसमें चैप्टर्स होते हैं। तो कहते हैं उसको दोनों हाथों से अपने पकड़ता है और उसके बाद उन चीजों को रिसाइट करता है, स्पेल करता है, मतलब उसकी स्पेलिंग को पढ़ता है जोर जोर से, इन हिज वॉइस, अपनी आवाज में, एंड स्पेल्ड द लेटर विद देम, उनके साथ, उन बच्चों के साथ वो लेटर को क्या करता है? स्पेल करता है, यानी कि रिसाइट करता है, बोलता है। You could see that he too was crying। आप लोग देख सकते थे कि वो भी जो है क्या कर रहा था? रो रहा था। His voice trembled with emotion, यानी कि सेंटीमेंट की वजह से, इमोशन की वजह से उसकी आवाज जो है, उसकी आवाज में एक कपकपी सी थी, वो उसकी आवाज में कपकपी थी, सेकंड था, यानी कि वाइब्रेशन थी उसकी वॉइस में। You could see that he too was crying, his voice trembled with emotion। इमोशन की वजह से या दुख की वजह से उसके जो है आवाज वाइब्रेट कर रही थी या कांप रहे थे, वो सही से बोल नहीं पा रहा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उसको सुनना जो है बहुत ही ज्यादा क्या था? फनी था, फनी लग रहा था। दैट वी आर वांटेड टू लव, जैसा कि हम लोग क्या करना चाहते थे? हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे। मतलब उसकी आवाज सुन करके हंसी भी आ रही थी, लेकिन इस बात का भी दुख था कि आज इसके बाद हम लोग फ्रेंच क्लास नहीं लेंगे और सारी चीजें हमसे क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। अरे बड़े दुख की बात है कि हमको ये जो लास्ट लेसन है हमारा, ये मुझको बहुत अच्छी तरह से याद है, आज भी हमको बहुत अच्छी तरीके से याद है। All at once the church clock struck 12, और ठीक उसी समय क्या हुआ? जो चर्च की क्लॉक है उसमें 12 यानी कि 12 बजे, उसने 12 बजाया। Then the Angelus is the prayer song in the church started by ringing bell। जब बेल बजती है तो एंजेलस एक प्रेयर होती है। तो अब ये कह रहे हैं, यहाँ पर कहने चाह रहे हैं, देन द एंजेलस, तब वहां पर जो है प्रेयर शुरू हो जाती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। तब हमको जो है हमारी विंडो से जो है, जो प्रसियन सोल्जर्स थे जो ड्रिल कर रहे थे, मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे थे या एक्सरसाइज कर रहे थे, उनके वापस आने की आवाज हमको विंडो से सुनाई पड़ी। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। वो जो है बहुत ही अपसेट यानी कि सैड हो करके जो है अपने चेयर में क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं, यानी कि एकदम स्ट्रेट होकर के, इरेक्ट होकर के, अपने आप को स्ट्रेच आउट करके एकदम पूरा सा खड़े हो जाते हैं, सीधा सीधा। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। मैंने उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा था, मतलब वो एकदम पूरा तन कर खड़े हो गए हैं। तो कह रहा है कि मैंने उनको कभी इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड सैड ही, एम हैमिल ने कहा, मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम। लेकिन उन्होंने कहा आई मैं कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके गले में आवाज क्या होती? चोक हो जाती है, यानी कि वो अनेबल टू स्पीक, वो बोल नहीं पाते हैं।
फिर क्या होता है, he could not go on, आगे वो बोल नहीं पाते हैं, यानी कि go on means आगे वो स्पीक नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं. Then he turned to the blackboard, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और फिर वो क्या करते हैं, his hand against the turn to the blackboard, took a piece of chalk, और वो एक चौक का टुकड़ा लेते हैं, bearing on with all his might, और अपनी पूरी ताकत के साथ, ताकत को इकट्ठा करके, he wrote as large as he could, उन्होंने जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा. Vive la France, यहाँ पर वाइव ला फ्रांस ये फ्रेंच में लिखा गया है. इसकी मीनिंग होती है लॉन्ग लिव फ्रांस, ईश्वर करे कि फ्रांस लंबे समय तक जीवित रहे, यानी कि फ्रांस जो है लंबे समय तक जो है अच्छे से सरवाइव करे. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद वो जो है खड़े होकर रुक जाते हैं, एंड लीन बेंड वो झुक जाते हैं, झुका लेते हैं, हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. अगेंस्ट द वॉल मीन्स वॉल के सामने अपने सिर को वो क्या करते हैं, झुका लेते हैं. एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक वर्ड बोले, ही मेड अ जेस्चर, जेस्चर यहाँ पर होगा एक सिग्नल, और वो एक सिग्नल देते हैं टू अस, हम सबको, अपने विद हिज हैंड, अपने हाथों से वो क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं. वो बोल नहीं रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सैडनेस, ठीक है, उनकी आवाज नहीं निकल रही, इतने तकलीफ में हैं, तो वो अपने हाथों से इशारा करके बताते हैं, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल अब खत्म हो गया है, यू मे गो, आप लोग अब जा सकते हैं. मतलब कि अब वो बता रहे हैं कि स्कूल खत्म हो गया है, और यू मे गो अपने हाथों से वो इशारा करते हैं. दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास, वी विल मीट अगेन विद फ्रेश चैप्टर इन योर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.